हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम लोग जो फिलहाल में रेकॉर्ड क्लर्क की वैकेंसी आई उसके प्रैक्टिस सेट आप लोग के करा रहे थे, तो प्रैक्टिस सेट 7 तक कंप्लीट हो गया है। आज एक नया प्रैक्टिस सेट 8 स्टार्ट होगा। इसमें कुछ नए क्वेश्चन हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, और आपको प्रैक्टिस अपनी जारी रखनी है। एग्जाम जब भी हो, प्रैक्टिस ही आपको एग्जाम को क्लियर कराएगी। ये मत सोचिए कि एग्जाम कब है तो अभी आपको तैयारी नहीं करनी। जो लगातार तैयारी करता रहेगा वही एग्जाम को क्लियर भी कर पाएगा, ये भी याद रखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। As per the books of X Limited, capital at the end of the year is 21,500, ranks are 4,300 and capital in the beginning of the year is 19,400. What is the amount of profit or loss during the year? क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्स लिमिटेड है, उनकी जो बुक्स उन्होंने बनाई है उसके अनुसार जो वर्ष के एंड में उनकी जो कैपिटल थी वो 21,500 रुपए थी, उनके ड्राइंग्स जो थे वो 4,300 थे और शुरुआत में पूंजी यानी कि कैपिटल इन बिगनिंग क्या थी उनकी 19,400 थी। आपको बताना है कि ड्यूरिंग द ईयर उनका लाभ हुआ है या हानि, यानी कि प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ है, ये आपको बताना है। कितना 2,200 का प्रॉफिट, 2,200 का लॉस, या फिर 6,400 का प्रॉफिट या फिर लॉस। तो यहाँ पर इसको हमें सॉल्व करना होगा निकालने के लिए प्रॉफिट ऑफ द ईयर। तो अगर आपको याद हो कि पार्टनरशिप अकाउंट होता है उसमें जो कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं, तो पार्टनरशिप का आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कौन कौन सी चीजें उसमें दिखाई जाती हैं। तो उसको जब हम बनाते हैं तो किस चीज को डेबिट और क्या चीज क्रेडिट में होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयार करना है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कितना उसको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। डायरेक्टली कैसे हम लिख सकते हैं कि कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि एंड में कैपिटल कितनी थी, और उसके बाद उसमें हम ऐड कर देंगे ड्राइंग्स को, लेस कर देंगे ओपनिंग ऑफ द ईयर, और निकल के हमारा प्रॉफिट ऑफ द ईयर आ जाएगा। आइए देखिए इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले इसके लिए हमें जो कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर था उसको नोट करना है। जो कैपिटल हमारी एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि जो वर्ष समाप्त हुआ था उसके एंड में रह गई है, बची है अब हमारे पास, उसको हम नोट कर लेंगे। कितनी थी? 21,500 की। उसमें अब हमें ऐड करना है। सबसे पहले हम क्या उसमें ऐड करेंगे, जो ड्राइंग्स हुई हैं, यानी कि जो आहरण किया गया है, जो निकाला गया है, उसको हम ऐड करेंगे। कितने की ड्राइंग्स थी? तो यहाँ पर ड्राइंग्स जो आपकी हैं वो 4,300 की दे रखी है, 4,300 है, इसको हम ऐड कर लेंगे। टोटल करेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा? टोटल करने पे आएगा 25,800 आ जाएगा। अब इसमें से हमें लेस करना है। क्या लेस करना है? जो कैपिटल हमारी ओपनिंग ऑफ द ईयर स्टार्टिंग में थी, यहाँ पर एक आपका ओपनिंग होती है, एक क्लोजिंग होती है कैपिटल की, आपको पता ही है। एंड वाली में हमने ड्राइंग्स को ऐड कर लिया, उसमें से हम ओपनिंग को लेस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। बहुत ही सिंपल सा होता है, बस आपको पता होना चाहिए कि किसमें हमको ऐड करना है। अगर आप ओपनिंग में ऐड कर देंगे ड्राइंग्स को तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्लोजिंग में जो हमारी निकल के आई है, हमको जो क्लोजिंग में होगी उसमें ऐड करना है, और जो ओपनिंग है उसको लेस करना है। तो यहाँ पर 19,400 जो दे रखी है उसको हम लेस कर देंगे 19,400 की। अब कितना बचेगा? बचेगा हमारा रिमेनिंग 6,400। यही क्या हो जाएगा हमारे जो प्रॉफिट है या लॉस है। तो यहाँ पर जो 6,400 का निकल के आया है वो क्या होगा? वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि स्टार्ट आपने किया था, ओपनिंग की थी 19,400 से, इसमें से आपने ड्राइंग्स जो है निकाल लिए हैं 4,300, फिर भी एंड में आपके 21,500 रुपए बच रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये आपका प्रॉफिट है। तो यहाँ पर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेक्शन 2 सेक्शन 45 रूल 1988 प्रोवाइडेड दैट एवरी कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ नॉट लेस देन डैश मस्ट हैव ए होल टाइम सेक्रेटरी। धारा 2 जिसकी सब धारा है 45, नियम जो है 1988 में प्रावधान किया गया है कि डैश शेयर से अधिक की प्रत्यक्ष शेयर पूंजी वाली प्रत्येक कंपनी में एक पूर्णकालिक सचिव होना चाहिए। 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ या फिर 6 करोड़, यानी कि एक पूर्णकालिक सचिव जो होता है वो होना चाहिए। कब होगा? कि जब उसकी जो प्रत्यक्ष शेयर कैपिटल है, जो उसकी पेड अप कैपिटल है, वो कितने से अधिक हो या कितनी होनी चाहिए, तो वो आपकी 2 करोड़ हो जाएगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
तो ये जो दे रखा है आपका 1988 के अकॉर्डिंग दे रखा है, लेकिन अभी हम करंट की अगर बात करें तो करंट में जो 2020 का है उसके अकॉर्डिंग जो है वो 10 करोड़ रुपए तक इसे कर दिया गया है। तो ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, ये बुक में अपडेट नहीं है, लेकिन ये आपका अब जो बढ़ा दिया गया है वो 10 करोड़ तक हो गया है। तो क्वेश्चन अब आपका अगर आता है तो इसी तरह से ही आएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर ना देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परचेज ऑफ कंप्यूटर इज रिकॉर्डेड एज एन ऑफिस एक्सपेंस, द अबव इज रिकॉर्डेड एज एन। कंप्यूटर की खरीद को कार्यालयी खर्च में लिख दिया गया है, उपरोक्त को समझाया जाएगा। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंप्यूटर जो था वो परचेज किया गया था, लेकिन जिसे ऑफिस एक्सपेंसेस में दिखा दिया गया। कंप्यूटर क्योंकि एसेट थी, लेकिन उसे दिखा दिया गया है ऑफिस एक्सपेंसेस में। तो ये किस तरह की त्रुटि है, एरर किस तरह का ये क्वेश्चन पूछा है। कंपनसेटिंग है, एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ कमीशन है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है। तो ये किस तरह का एरर है, तो यहाँ पर एसेट है ये आपकी और उसे दिखाया एक्सपेंसेस में गया है। सीधी सी बात है, प्रिंसिपल ही गलत हो गए हैं, सिद्धांत ही गलत हो गए हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्लरिकल एरर। निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि लिखित त्रुटि का उदाहरण नहीं है। द अमाउंट स्पेंट ऑन द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ ए न्यू फैक्ट्री बिल्डिंग इज डेबिटेड इन फैक्ट्री बिल्डिंग अकाउंट। एक नए कारखाने के भवन के उद्घाटन समारोह पर खर्च की गई राशि फैक्ट्री बिल्डिंग खाते में डेबिट की जाती है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सा एरर है वो क्लरिकल एरर लिखित त्रुटि का उदाहरण नहीं है, नहीं माना जाएगा। तो देखते चलते हैं हम साथ में कि कौन सा एरर इस तरह का है। पहला ही पॉइंट जो आपका कह रहा है कि जो एक नया कारखाना था, कोई नई फैक्ट्री थी, उसका इनॉग्रेशन किया गया और उसको जो भी एक्सपेंस हुआ, जो भी खर्च हुआ, उसे फैक्ट्री बिल्डिंग खाते में दिखा दिया गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक तरह की सैद्धांतिक त्रुटि है। तो ये एरर जो हो जाएगी, यही आपकी क्लरिकल एरर नहीं है, ये आपकी हो जाएगी सिद्धांत की त्रुटि, क्योंकि ये दिखा दिए गए हैं फैक्ट्री बिल्डिंग अकाउंट में। बिल्डिंग अकाउंट क्या होता है, आपका एसेट का अकाउंट है, उसमें एक्सपेंसेस दिखा दिए गए हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो यही आपका लिखित त्रुटि क्लरिकल मिस्टेक नहीं है, ये सिद्धांतों की मिस्टेक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। और जो बी पॉइंट में है कि 8,700 रुपए की खरीद को खरीद बिक्री में दर्ज नहीं की जाती है, यानी कि कोई परचेज किया गया है 8,700 का और नॉट इंटर्ड इन द परचेज बुक, तो ये तो भूल हो गई है, एक तरह से भूल की त्रुटि है। अमाउंट और ये क्लरिकल मिस्टेक है, क्योंकि उनका काम ये था कि उनको बुक में तो में एंट्री करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं की है, तो क्लरिकल मिस्टेक है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर मिस्टर श्याम इज रॉन्गली डेबिटेड टू हिज अकाउंट। तो यहाँ पर अमाउंट कुछ रिसीव किया था कस्टमर ने, यानी कि श्याम ने, रॉन्गली डेबिट कर दिया गया उनके अकाउंट में, तो वो भी क्या है, क्लरिकल मिस्टेक है। सेल्स ऑफ ₹500 Sales of ₹5,200 are recorded in sale book but not posted to the customer's ledger account। तो 5,200 रुपए की क्या की गई है, बिक्री की गई है, जिसे कि विक्रय बुक में दर्ज की जाती है, लेकिन ग्राहक के खाते बही में पोस्ट नहीं किया जाता है। तो ये भी क्या है, क्लरिकल एरर है। ये जो पहला पॉइंट है आपका वो क्लरिकल एरर ना होकर के प्रिंसिपल एरर है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the Articles of Association does not authorize the change in the capital, then in order to alter the capital of a company, जब पार्षद अंतर्नियम पूंजी में परिवर्तन की अनुमति नहीं देते हैं, तो कंपनी की पूंजी में परिवर्तन के लिए, यानी कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पार्षद अंतर्नियम बनाए गए हैं उनमें लिखा गया है कि पूंजी में चेंजेस नहीं किए जा सकते। तो अब अगर कंपनी अपनी पूंजी कैपिटल में चेंजेस करना चाहती है तो वो क्या करेगी, टेबल ए शुड बी अडॉप्टेड, तर्क ए को अपनाना चाहिए, आर्टिकल शुड बी अल्टर्ड, पार्षद अंतर्नियम में परिवर्तन करेगी, परमिशन ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी शुड बी ऑब्टेन, कंपनियों के रजिस्ट्रार की अनुमति प्रदान करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए, परमिशन ऑफ द कंपनी लॉ बोर्ड शुड बी ऑब्टेन, कंपनी विधि बोर्ड की अनुमति प्राप्त करना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है कि पूंजी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं लेकिन पार्षद अंतर्नियम उसकी आज्ञा नहीं दे रहे हैं, तो हमें अब क्या करना है, तो हमें उसके लिए अपने जो पार्षद अंतर्नियम है उसमें ही चेंजेस करने होंगे, उसमें ही परिवर्तन करना होगा, उसको अल्टर करना होगा, तभी हम पूंजी में चेंज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ नॉन एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस द अमाउंट टेम्परेरी पुट इन, तलपट के न मिलने पर राशि को स्थायी रूप से रखा जाता है, स्टॉक अकाउंट में, डेटर्स अकाउंट में, क्रेडिटर्स अकाउंट में, सस्पेंस अकाउंट में। कि तलपट है, अगर ट्रायल बैलेंस है, अगर दोनों साइड उसके फल नहीं आ रहे हैं तो उसकी राशि को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो आपको मैंने एक क्वेश्चन कई बार बताया हुआ है, उसे हम सस्पेंस अकाउंट जो चंद खाता होता है वो तैयार करते हैं और उसमें ही ट्रांसफर कर देते हैं। बाद में जब समायोजन होगा, एडजस्टमेंट होगा, तो उसको हम क्या करते हैं, उससे रिटर्न ऑफ करते हैं या सस्पेंस अकाउंट को समाप्त कर दिया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू अ
Situation in which of the merger of a company result in over 25% of the market in the hands of the merged company. निम्नलिखित में से किस स्थिति में कंपनियों के विलय के फलस्वरूप बाजार का 25% विलयित कंपनियों के हाथों में आ जाता है? गेटवे कंडीशन में, प्रवेश द्वार, डिस्ट्रक्टिव प्रैक्टिस में, प्रतिबंधात्मक प्रथा में, शेयर ऑफ सप्लाई टेस्ट में, आपूर्ति अंश परीक्षण में, एसेट टेस्ट में, परिसंपत्ति परीक्षण में। तो आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले उसको समझ लेते हैं अच्छे से कि निम्नलिखित में से वो कौन सी स्थिति होती है जहां पर जब कंपनियों का विलय किया जाता है, यानी कि कंपनियां मर्ज हो रही होती हैं आपस में, तो उसके फलस्वरूप बाजार जो होता है मार्केट का 25% जो होगा वो विलय कंपनी के हाथ में आ जाता है। यानी कि इस तरह से मर्जर किया जा रहा है कि कुछ कंपनियां मिल करके एक नई कंपनी बना रही है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट को कैप्चर कर लेती हैं, ज्यादा मार्केट जो होता है उनके अंडर में आ जाता है। तो वो किस तरह का मर्जर होता है, वो चीज क्या कहलाती है, तो उसे कहा जाता है शेयर ऑफ सप्लाई टेस्ट, आपूर्ति अंश परीक्षण। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक ₹10,000 इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड ₹3,000, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड ₹4,000. व्हाट विल बी द बैलेंस एज पर पासबुक एज पर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक समाधान विवरण के प्रारंभ में रोकड़ पुस्तक के हिसाब से 10,000 का अनुपूल शेष है। अब कह रहा है कि 10,000 का चेक जारी हुआ परंतु जमा नहीं किया गया है, 4,000 का चेक जमा किया गया परंतु क्रेडिट नहीं किया गया है। अब आपसे कह रहा है कि बैंक समाधान विवरण के अनुसार पासबुक में अब कितना शेष रह जाएगा, आपको ये बताना है। 9,000 का, 17,000 का, 11,000 का, 14,000 का। इसको हम कैसे निकालेंगे, इसमें हमें क्या करना है, जो बैलेंस एज पर कैश बुक है 10,000 का, क्योंकि ये फेवरेबल है, इसमें हम जो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, यानी कि चेक इशू कर दिया गया है पर उसे जमा नहीं किया गया है, उसको हम ऐड कर देंगे। यानी कि तो यहाँ पर जो 10,000 है ये आपका 3,000 होगा, मिसप्रिंट हो गया है। 3,000 का चेक जारी हुआ है परंतु जमा नहीं किया गया है, तो इसको हम 10,000 जो अनुकूल शेष है उसमें ये आपका 3,000 ऐड हो जाएंगे, और जो 4,000 का चेक जमा किया गया परंतु क्रेडिट नहीं हुआ है ये लेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर 10,000 में अगर आप ऐड करेंगे 3,000 का अमाउंट तो हो जाएगा हमारा 13,000। अब इसी में से अगर हम लेस कर देते हैं 4,000 को, तो अब कितना रिमेनिंग रह जाएगा, जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो हो जाएगा 9,000 का। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें हमें क्या करना है, क्योंकि फेवरेबल बैलेंस है उसमें हमें जो चेक जारी हुआ था पर उसे जमा नहीं किया गया उसको ऐड कर देंगे, और जो जमा किया गया लेकिन क्रेडिट नहीं किया गया उसको हम लेस कर देंगे। तो इसका आंसर हमारा निकल आएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a passbook shows a debit balance of ₹45,000 on 31st March. If checks worth ₹7,500 are issued but not presented for payment, checks worth ₹9,800 are deposited but not yet collected, and bank charge of ₹200 are debited by the bank but not recorded in the cash book. The balance as per the cash book should be. क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासबुक है, उसमें 45,000 रुपए का डेबिट बैलेंस दिखाता है। यदि 7,500 रुपए के चेक जारी किए जाते हैं लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो 9,800 रुपए के चेक जमा किए जाते हैं लेकिन अभी तक एकत्र नहीं किए जाते हैं, और 200 रुपए का बैंक शुल्क बैंक द्वारा डेबिट किया जाता है लेकिन कैश बुक में दर्ज नहीं किया जाता। तो अब आपको बता रहा है कि कैश बुक के अनुसार शेष राशि कितनी होगी। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, ऐड और लेस करना है, लेकिन ये चीज देखने वाली कि कौन सी चीजें ऐड होंगी और कौन सी चीजें लेस होंगी। तो आइए देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, जो बैलेंस होगा पासबुक के अकॉर्डिंग उसको लिख लीजिए। उसमें से चेक जो इशू किए गए थे पर वो प्रेजेंट नहीं किए गए हैं पेमेंट के लिए, उसको ऐड कर लेंगे। दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 52,500, 52,500 निकल के आएगा। अब उसमें से हमें लेस करनी कौन कौन सी चीजें, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, यानी चेक डिपॉजिट हुए पर वो कलेक्ट नहीं किए गए, और बैंक चार्जेस 200 के, इन दोनों को हम लेस कर देंगे। तो लेस करने पे कितना आ जाएगा, 42,500। यही क्या हो जाएगा, हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ, एक बैंक समाधान विवरण होता है, पार्ट ऑफ कैश बुक जो बही का एक भाग होगा, पार्ट ऑफ बैंक अकाउंट जो बैंक खाते का एक भाग है, पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वित्तीय विवरणों का एक भाग है, नन ऑफ दीज इसमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन कई बार कई तरह से पूछा जा चुका है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होगा, ना तो कैश बुक का भाग होता है, ना ही बैंक अकाउंट का, ना ही कोई स्टेटमेंट होता है। तो इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से ये कोई भी नहीं होता, बल्कि एक अलग से एक समाधान विवरण बनाया जाता है
ये देखने के लिए कि कैश बुक और जो बैंक पासबुक होती है दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को दूर करने के लिए और उसके कारणों का उसके कॉजेस का पता लगाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स इज रिकॉर्डेड इन, ग्राहक से प्राप्त चेक को लिखते हैं कैश बुक उग्र बही में, सेल्स बुक विक्रय बही में, परचेज बुक क्रय बही में या फिर बिल्स रिसीवेबल बुक यानी कि प्राप्त बिल बही में। अच्छा क्वेश्चन है, जो चेक रिसीव हो रहा है अगर कैश रिसीव होगा तब तो सीधी सीधी बात है कैश बुक में चला गया, हमको पता ही है। लेकिन अगर यहाँ पर कस्टमर से हमें चेक रिसीव हुआ तो उसे हम कहाँ दिखाएंगे, तो उसे भी हम कैश बुक में ही दिखाते हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटरी मीटिंग इज नॉट बी हेल्ड इफ अ न्यू कंपनी इज अ, वैधानिक सभा बुलाने की आवश्यकता नहीं है यदि एक नई कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, सार्वजनिक सीमित कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, सरकारी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, निजी कंपनी या फिर फेरा कंपनी है। तो फेरा क्या है, ये आपको एक नया वर्ड होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट होता है जो कि अब चेंज होकर फेमा हो चुका है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्टेटरी मीटिंग होती है किसे बुलाने की आवश्यकता नहीं या कौन नहीं बुलाता, तो जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनको बुलाना आवश्यक नहीं होता है। बाकी सभी कंपनीज जो आपकी रहेंगी उनको वैधानिक सभा बुलाना जरूरी होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। फॉरफिटेड शेयर्स कैन बी रीइश्यूड, हड़प किए गए अंशों को पुनर्निर्मित किया जा सकता है, करेक्ट है, किए जा सकते हैं। अ नोटिस ऑफ 14 डेज टू शेयर होल्डर्स इज नेसेसरी बिफोर फॉरफिचर ऑफ शेयर्स, अंशों के हड़प से पूर्व अंशधारियों को 14 दिन का एक नोटिस दिया जाता है कि जब हड़प किया जाएगा तो उससे पहले 14 दिन का नोटिस देना होता है, ये भी करेक्ट है। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स कैन बी यूज्ड फॉर रिटर्निंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंशों के निर्गमन से प्राप्त प्रीमियम का प्रयोग प्रारंभिक खर्चों को अपेक्षित करने में किया जा सकता है, ये भी सही है, किया जा सकता है। और जो डी पॉइंट कह रहा है कि द प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट, यानी कि हड़प किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पर होने वाले लाभ को सामान्य संचय में हस्तांतरित किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। सामान्य संचय में हस्तांतरित नहीं करते बल्कि हम जो कैपिटल रिजर्व होता है पूंजी संचय होता है, क्योंकि कैपिटल से रिलेटेड है आपके शेयर्स रहते हैं तो इससे उसको हम पूंजी संचय में हस्तांतरित करते हैं, ना कि सामान्य संचय में, यही गलत हो जाएगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट द ओनर ऑफ द बिजनेस इज टेकन एज क्रिएटर फॉर द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय हिम, इस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय का स्वामी उसके द्वारा लगाई गई पूंजी के लिए लेनदार समझा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, द्विपक्षीय अवधारणा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मुद्दा मापन अवधारणा, बिजनेस इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट, व्यापारिक इकाई अवधारणा या फिर कॉस्ट कॉन्सेप्ट, लागत अवधारणा। कि ये माना जाएगा कि जो बिजनेस चला रहा है, जो बिजनेस का स्वामी है, वो भी पूंजी जो अपनी दे रहा है, कैपिटल जो लगा रहा है, वो भी कंपनी का एक लेनदार है, एक क्रेडिटर की तरह है। तो वो हो जाती है आपकी बिजनेस इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट यानी कि व्यवसायिक इकाई अवधारणा, यानी कि जो व्यवसाय है वो उसके सदस्यों से या उसके स्वामी से अलग होता है, बिजनेस अलग होता है, उसमें जो काम कर रहे हैं उसको जो चला रहे हैं वो लोग अलग होते हैं। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड ऑडिट इज डाइव फ्रॉम लैटिन वर्ड अडायर विच मीन्स, ऑडिट शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द अडायर से हुई है, इसका अर्थ क्या होता है, एक्टिवेटिंग सक्रिय करना, लिसनिंग सुनना, थिंकिंग सोचना, सर्चिंग ढूंढना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या हो जाता है, ऑडिट शब्द है जो लिया गया है किससे, लैटिन शब्द से लिया गया है, कौन सा शब्द अडायर से लिया गया है, मीनिंग इसका क्या होता है, तो इसका मीनिंग हो जाता है सुनना यानी कि लिसनिंग। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी में बी रिड्यूस्ड बाय, एक कंपनी की अंश पूंजी में कमी की जा सकती है। A resolution of the board of directors, संचालक मंडल के प्रस्ताव द्वारा, an ordinary resolution, साधारण प्रस्ताव द्वारा, a special resolution and permission from the company law board, विशेष प्रस्ताव तथा कंपनी विधि बोर्ड की अनुमति द्वारा, परमिशन ऑफ द कंपनी लॉ बोर्ड, कंपनी विधि बोर्ड की अनुमति द्वारा। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी जो है वो अपने शेयर अंश पूंजी को कम कर सकती है या किस प्रकार से कमी कर सकती है, तो किस प्रकार से ये कमी कर सकती है, इसमें कमी करने के लिए जब हम कमी करते हैं तो वहाँ पर जो अंशधारी होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके हितों में भी कमी आती है। इस वजह से इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन यानी कि विशेष प्रस्ताव पारित किया जाता है और कंपनी लॉ बोर्ड से अनुमति भी लेनी पड़ती है ऐसा करने के लिए। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑडिट, इनकित में से एक अंकेक्षण का लाभ नहीं है। इट प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन फॉर ओनर, या स्वामी की संतुष्टि प्रदान करता है। इट हेल्प्स इन गेटिंग लोन्स, या ऋण लेने में सहायक होता है। इट रिड्यूसेस कॉस्ट बर्डन, या लागत भार को न्यून करता है। इट डिटेक्ट्स एरर्स एंड फॉल्स, या अशुद्धियां एवं कपड़ों को खोज करता है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसमें से एक जो है वो एडवांटेज नहीं है अंकेक्षण का,
ऑडिट का लाभ नहीं होता है। कौन सा इसमें से हो जाएगा? ये स्वामी जो होगा, जो ओनर होता है, उसको सेटिस्फेक्शन भी देता है कि हाँ जो अकाउंट्स रखे जा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं लोग, वो सही ढंग से कर रहे हैं। लोन लेने में भी, क्योंकि जो कंपनीज लोन दे रही हैं वो इन सारे अकाउंट्स को ऑडिटर की जो रिपोर्ट होती है वो सब चीजें देखती हैं। ये लागत भार कानून करता है, तो इसका आपके कॉस्ट को कम करने, रिड्यूस करने से कोई लेना देना नहीं होता है। तो यहाँ पर यही करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसका ऑडिट का ये कोई एडवांटेज नहीं है कि ये कॉस्ट बर्डन को रिड्यूस करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग? निम्नलिखित में से कौन सा एक लेखांकन का कार्य नहीं है? कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, अभिलेखों को व्यवस्थित रूप से रखना, प्रोटेक्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा करना, मैक्सिमाइजिंग द रिजल्ट, परिणामों को अधिकतम करना, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना। तो कौन सा लेखांकन का काम नहीं होगा? जो अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग करना होता है, उसका जो मेन काम होता है रिकॉर्ड रखना भी होता है, जो बिजनेस की प्रॉपर्टीज है उसको भी सुरक्षित रखना, प्रोटेक्ट करना भी होता है, और वैधानिक आवश्यकताओं को यानी कि लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना भी होता है। लेकिन मैक्सिमाइजिंग द रिजल्ट, परिणामों को अधिकतम करना, जो अकाउंटिंग है उसका काम नहीं होता। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन इज डन इन रिस्पेक्ट ऑफ? वार्षिक परीक्षा और सत्यापन निम्नलिखित का किया जाता है? कैश एंड बैंक बैलेंस, रोकड़ और बैंक शेष का, इन्वेंट्री का, फिक्स्ड एसेट का, ऑल ऑफ दिस, इन सभी का। तो मैंने पहले भी आप लोग को बताया हुआ है कि फिजिकल एग्जामिनेशन हम उन्हीं चीजों का कर सकते हैं जो कि एक्चुअल में क्या होती हैं, एग्जिस्ट कर रही होती हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनका कुछ गुडविल है जैसे, उसकी वैल्यूएशन निकाली जा सकती है, मूल्यांकन किया जा सकता है, लेकिन आप गुडविल को देख नहीं सकते। लेकिन फिजिकल जो एग्जामिनेशन होगा, कैश एंड बैंक बैलेंस का कर सकते हैं आप, इन्वेंट्री का भी कर सकते हैं, और फिक्स्ड एसेट का भी कर सकते हैं। तो जो नॉन टैंगिबल एसेट होती हैं, उनका आप जो अमूर्त संपत्तियां होती हैं, उनका फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं किया जाता। वेरिफिकेशन कर सकते हैं आप वैल्यूएशन उसकी निकाल सकते हैं, लेकिन उसका फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं हो सकता। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर इन तीनों का ही फिजिकल एग्जामिनेशन किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। इसके आगे के क्वेश्चन को हम इसकी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।